अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग अपना नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही ख़ास और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि चैप्टर जो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर चल रहा है और गैस सेक्शन हमने स्टार्ट किया था उसमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आपके काम का टॉपिक है और आगे आप लोगों को ये यूज़ होता रहेगा। यहाँ तक कि सिर्फ केमिस्ट्री नहीं बल्कि आगे जाएंगे तो आपको फिज़िक्स में भी ये चीज़ पढ़नी होगी, तो ये चीज़ें ये टॉपिक हमारे पास आगे चलता रहेगा। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कुछ बिहेवियर ऑफ गैसेस, जिसके अंदर हमने डिफरेंट बिहेवियर्स को स्टडी किया था, जैसे कि कंप्रेसिबिलिटी, इसी तरीके से आपके पास डिफ्यूजन, इसी तरीके से इफ्यूजन के बारे में डिस्कस किया था और इन डिटेल प्रेशर को डिस्कस किया था। तो अभी जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है रिलेटेड टू गैस लॉज। बेटा गैस लॉज एक्चुअली क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं। नाम से तो हमें ये समझ में आ रहा है कि वो लॉज जो गैस पर अप्लाई हों, ठीक है। तो दरअसल ये जो गैस लॉज हैं वो चार चीज़ों के दरमियान घूमते हैं: प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड मोल्स। ये चार एक ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनके दरमियान ये गैस लॉज घूमते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज गैस लॉ, देन हम बॉयल्स लॉ को यहाँ पर स्टडी पहले जो है टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि गैस लॉज डिफरेंट टाइप्स के लॉज हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला टॉपिक एक्चुअली यहाँ पर गैस लॉज में होगा वो बॉयल्स लॉ के दरमियान के जो होगा बॉयल्स लॉ से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि बेटा गैस लॉज क्या हैं। गैस लॉ ये कहता है कि आप इन चार वेरिएबल में से किसी दो को, एनी टू ऑफ दैम आर कांस्टेंट, यानी कि इन चार वेरिएबल से किसी भी दो को आप अगर कांस्टेंट कर दो, किसी दो को आप जो है सिमिलर कर दो, तो बेटा उससे क्या होता है कि जो अदर दो हैं यानी रिमेनिंग टू, इनके दरमियान एक रिलेशन बन जाता है। रिलेशन बेटा आइदर डायरेक्ट होगा और इनवर्स होगा। डायरेक्ट रिलेशन मैंने आप लोगों को सिखाया था क्या होता है कि एक चीज़ को अगर आप इंक्रीज करो सेकंड वन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। किस फैक्टर से होगी ये ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली जितना आप बढ़ा रहे हो एक चीज़ को दूसरी चीज़ उतनी ही बढ़े, ठीक है। फैक्टर चेंज भी हो सकता है, स्क्वायर रूट टाइम्स भी हो सकता है, फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वांटिटीज़ के दरमियान जिनके दरमियान रिलेशन बन रहा है। इसी तरह से इन्वर्सली रिलेशन क्या होता है कि आप एक चीज़ को बढ़ाओ दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली क्या होती जाए, कम होती जाए, तो वो भी आपके पास क्या आ जाते हैं, इन्वर्स रिलेशन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं क्या बता रहा हूँ, गैस लॉज आपके पास क्या है कि इन चार वेरिएबल्स के दरमियान घूमेगा: प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। गैस लॉज सिंपली ये कहता है कि आप दोनों में से यानी चारों में से इन चारों में से किसी दो को अगर आप कांस्टेंट कर दें तो बाकी दो के दरमियान एक रिलेशन कायम हो जाएगा। वो रिलेशन आइदर डायरेक्ट होगा या फिर इनवर्स होगा। अब हमारे पास इसी बेसिस पर कुछ डिफरेंट गैस लॉज को डिवाइड किया गया है। बेटा जो हमारा अभी पहला टॉपिक है वो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। और उसकी हेडिंग हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास वो है क्या। बेटा पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आपके पास, बॉयल्स लॉ। रॉबर्ट बॉयल साइंटिस्ट थे, उन्होंने गैस लॉस पहला पेश किया। तो क्या किया उन्होंने कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और मोल्स, बेटा इसमें से मास और टेम्परेचर यानी मोल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट किया। यहाँ जितनी बात करेंगे ना, फिलहाल अभी जो हम लॉज बात कर रहे हैं वहाँ बेटा एट अ गिवन मास ऑफ अ गैस, गिवन मास ऑफ अ गैस क्या होता है भाई आपके पास, सिंपली जब लिखा हुआ हो गिवन मास ऑफ अ गैस या गिवन गैस अगर आपको दी हुई है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए हैं, कांस्टेंट हो गए हैं,
गिवन मास है, यानी कि अगर आप किसी चीज़ में गैस को रख लेते हैं, उसका एक मास एक्चुअल रख लेते हैं, तो ना उसमें से गैस बाहर निकलेगी ना उसके अंदर कोई गैस अंदर आएगी, तो उसका मास क्या हो गया आपके पास, कांस्टेंट हो गया। सिंपल। तो जब भी कभी गिवन मास लिखा हुआ हो या गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस लिखा हुआ हो या कुछ भी इस तरह से वर्डिंग लिखी हुई हो, ठीक है, इसको आप एक और भी लिख सकते हो, गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस। इसका भी यही मतलब है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो इन्होंने पहली चीज नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट किया, गिवन मास ऑफ अ गैस को कांस्टेंट किया, और दूसरी चीज बेटा किसको कांस्टेंट की, जो भी काम कर रहे थे वो किस पर कर रहे थे, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, चेंज नहीं कर रहे थे ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो उन्होंने देखा कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान एक रिलेशन बना। मैं पहले इसकी यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट बता दूं जिससे आप लोगों को आसानी होगी इस लॉ को स्टडी करने में, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आप लोग अपने पास हेडिंग डाल लीजिएगा स्टेटमेंट की। बॉयज लॉ की स्टेटमेंट यहां बता रहा हूं, ठीक है। तो वो आपके पास क्या है, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, यानी सिंपली आप ये भी लिख सकते हो फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस या फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस, गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस, कोई फर्क नहीं पड़ता। द वॉल्यूम इज inversely proportional to the pressure provided the temperature is kept constant। स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ रही होगी। पहली बात तो मैं आपको 2 बार समझा चुका हूं, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, ये वाली बात है। मास क्या है भाई आपके पास गैस का, फिक्स ले लिया, ठीक है। सिंपली अगर मैं एक कंटेनर ले लेता हूं, यहां पर एक पिस्टन सिलेंडर की एग्जांपल लेते हैं, इस तरह से, इसके अंदर भाई हमने कोई भी गैस फिल कर दी, तो बेटा फिक्स मास हो गया ना गैस बाहर जाएगी ना कोई गैस अंदर आएगी, ठीक है। और इसके अंदर जो टेम्परेचर था बेटा वो क्या ले लिया हमने, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। अब जब मैं ऊपर से प्रेशर बढ़ाऊंगा, प्रेशर जब इंक्रीज होगा, एरो ऊपर का मतलब क्या होता है बेटा, प्रेशर का इंक्रीज होना। जब मैं ऊपर से प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो बेटा वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम होना शुरू होगा। सिंपली ऊपर से प्रेशर बढ़ाऊंगा, पिस्टन कहाँ नीचे आएगा, जब ऊपर से प्रेशर बढ़ाएंगे इस तरह से, तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, किसी भी चीज़ का कम हो जाएगा। अब बात ये आती है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस क्या होता है बेटा। वॉल्यूम ऑफ अ गैस सिंपली जो है आपके पास क्या है, जिस कंटेनर में कोई भी गैस रखी हुई है उस कंटेनर का वॉल्यूम जो है वही गैस का वॉल्यूम है, ठीक है। क्योंकि गैस की ये प्रॉपर्टी होती है कि जिस कंटेनर में आप गैस को रखोगे वो वहाँ का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। जैसे इस रूम में जितनी गैसेज हैं उन सारी गैसेस का जो वॉल्यूम होगा वो इस रूम के बराबर होगा। अगर मैं एक सिलेंडर, जैसे सीएनजी हम डलवाते हैं गाड़ियों के अंदर, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम होता है। हम कैलकुलेशन भी वैसे ही करते हैं। हमने कहा भाई 8 किलो का सिलेंडर है, 8 kg का सिलेंडर है, तो गैस जो है उतनी ही उसके अंदर आएगी। हम वहाँ पर किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं। वॉल्यूम की भी हम बात कर सकते हैं। मैंने कहा एक सिलेंडर 10 मीटर क्यूब का है, 10 मीटर क्यूब का, तो उसके अंदर जितनी गैस आएगी अगर हम उसको फिल कर दें तो हम कहेंगे उस गैस का वॉल्यूम भी कितना है, 10 मीटर क्यूब है। ये सिंपली इसकी कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि मोल्स जब हम कांस्टेंट कर देंगे और ऊपर से प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू होगा। और जब डिक्रीज होगा तो पिस्टन कहाँ आएगा भाई, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गई ये वाली बात भाई, सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो एक रिलेशन, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर रब कर रहा हूँ क्योंकि हम थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली अब समझेंगे, सही है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको मैथमेटिकली लिखूं तो मेरे हिसाब से कुछ इस तरह का रिलेशन बनेगा। क्या पढ़ते हैं इसको बेटा, वॉल्यूम इनवर्सली टू द प्रेशर।
1 अपॉन में वैल्यू आ रही है तो हम कहेंगे वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सही है। तो फिक्स्ड मास जब हम किसी भी गैस का लेंगे तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर, और प्रोवाइडेड टेम्परेचर क्या होना है, कांस्टेंट। बेटा मास बढ़ाएंगे तब भी वॉल्यूम कम नहीं होगा प्रेशर के बढ़ाने से, यानी वॉल्यूम अगर आपने कम करना है तो आप प्रेशर को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। अगर वॉल्यूम आपको बढ़ाना है तो प्रेशर को डिक्रीज कर दो। तो अगर मैं साथ साथ इसके अंदर प्रेशर को भी चेंज कर रहा हूँ, मास भी ऐड करता जा रहा हूँ, तो उससे वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हो सकता है डिफरेंट इफेक्ट पड़ जाए। ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं टेम्परेचर ही बढ़ाता जाता हूँ और प्रेशर को भी बढ़ा रहा हूँ तो प्रेशर के बढ़ाने से गैस कंप्रेस होगी, टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस एक्सपेंड होगी। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं और सेम भी हो सकता है। इससे हम यानी कि ये दोनों चीज़ें हमें एक टेम्परेचर एंड मास कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तब जाकर ये वाली चीज़ एप्लीकेबल होगी। ठीक है बेटा। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखता हूँ, V प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा इक्वल टू, और क्या आता है बेटा, एक कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, K ले लो या कुछ भी ले लो, मैं यहाँ पर कांस्टेंट ही लिख रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट यही हो जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, PV बराबर किसके है, कांस्टेंट के है। PV किसके बराबर आ गया आपके पास, कांस्टेंट के बराबर आ गया। ठीक है। यानी यहाँ से आप एक और स्टेटमेंट मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा हूँ जो कि सेकंड स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ कहलाती है। The product of pressure and volume for a fixed mass of a gas is always a constant quantity at constant temperature। ये वाली बात बताइए कि जब भी आप प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेंगे एट कांस्टेंट, किसके ऊपर ले लेंगे बेटा, टेम्परेचर पर, और मास भी कांस्टेंट होना चाहिए, तो हमेशा बेटा कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी इसकी हमेशा। ठीक है। तो ये इसकी सेकंड स्टेटमेंट आपके पास कहलाती है। दोनों स्टेटमेंट्स उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गई। सेकंड स्टेटमेंट बेटा इससे बनाई है हमने। ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल वर्क करेंगे बेटा। हम जनरली 2 स्टेट्स लेते हैं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। मैं दोनों को यहां लिख रहा हूं, फॉर इनिशियल स्टेट एंड फॉर फाइनल स्टेट। अब गौर से समझिएगा, पिस्टन और सिलेंडर हमने बनाया था, मैं यहां पर थोड़ा सा बता रहा हूं रफली, आपको बुक के अंदर, नोट्स के अंदर, सब जगह मिल जाएगा। इसके अंदर हमने गैस ले ली बेटा। ठीक है। इसने यहां से यहां तक वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है V1, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मोल्स कांस्टेंट है, प्रेशर बेटा हमने रखा हुआ है इस पे P। जब हम प्रेशर को चेंज करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, तो ये सेकंड कंडीशन आ जाएगी। यहां पर प्रेशर बेटा P1 है तो इस पे वॉल्यूम V1 है। अब जब हमने प्रेशर को क्या कर दिया, यहां पर P2 कर दिया, बढ़ा दिया, तो बेटा वॉल्यूम कम होकर कितना हो गया, V2 हो गया। इनिशियल स्टेट में बेटा प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। तो इनिशियल स्टेट में अगर मैं इस वाली चीज़ को यूज़ करते हुए सॉल्व करूँ आगे, तो बेटा P1 V1 किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और फाइनल स्टेट में बेटा आपके पास क्या है, P2 V2 बन जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है। ये यहाँ से वैल्यूज़ लेकर हमने इनिशियल और फाइनल स्टेट के लिए बना दी। अब अगर यही चीज़ यानी कि 2 इक्वेशंस आ गई हैं और दोनों इक्वेशंस के बेटा एक साइड सेम है, जब भी ऐसा होता है कि 2 इक्वेशंस आपके पास आ जाएं और उनकी एक साइड सिमिलर हो जाए, तो हम उसको क्या कर देते हैं, कंपेयरिंग कर देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो कैसे करते हैं, जो सेम साइड होती है
उसको हम नहीं भी लिखें, कंपेयर अगर मैं करूं, देखो P1 V1 भी बराबर कांस्टेंट के, P2 V2 भी बराबर कांस्टेंट के है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि P1 V1 बराबर होता है P2 V2 के? सिंपल सी चीज़ है भाई, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो अंडरस्टूड है ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये सिंपली आपके पास इसकी जनरल फॉर्म बन गई। सॉरी, जनरल फॉर्म अभी नहीं बनी, क्योंकि ये तो सिर्फ दो स्टेट्स के लिए ना। अगर मैं यही चीज क्या बनाता हूं भाई, जनरल फॉर्म के लिए बनाता हूं, सॉरी जनरल नहीं लिख रहा मैं यहां पर, और लिख रहा हूं फॉर nth स्टेट। बेटा अभी समझाता हूं इसका मतलब। बेटा जरूरी थोड़ी है कि आपके पास जो रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें दो ही स्टेट्स, यानी कि पिस्टन बस ऊपर है उसके बाद नीचे आ जाए, ऐसा भी तो ऊपर नीचे होता रहे होता रहे होता रहे, और एक रिएक्शन के अंदर 10,000 स्टेप्स हो, 20,000 हो, 10 स्टेप हो सकते हैं, 10 20 स्टेप, 100 स्टेप्स, 1000 स्टेप, जितने भी हो सकते हैं। तो हम nth स्टेट के लिए बना रहे हैं। nth स्टेट का मतलब है अनलिमिटेड, जितने भी हो जाएं, जितने स्टेट्स हों हम रख देंगे। तो बेटा फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, देखो P1 V1 बराबर होगा किसके, P2 V2 के, फिर हम लिख सकते हैं P3 V3 के। अब ऐसे तो चलता रहेगा, तो हमने डॉट 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 क्या डाल दिया, Pn Vn। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ बॉयज लॉ। यहां लिख देते हैं, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ बॉयज लॉ। ये सिंपली आपके पास क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ बॉयज लॉ विद डेरिवेशन मैंने आप लोगों को यहां पर समझा दिया। अब बेटा सबसे खास, सबसे ज़्यादा समझने वाला इसका ग्राफ होता है कि ग्राफिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेटा इसके दो ग्राफ होते हैं, तो मैं यहां पर पहले तो हेडिंग डाल देता हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब दो ग्राफ्स बनते हैं क्योंकि, तो पहला जो ग्राफ होता है, ग्राफ बिटवीन V एंड P लिख लो या P एंड V लिख लो, एक ही बात है, अंडरस्टूड है। ग्राफ बनता कैसे है बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गए आपके पास, ये ओरिजिन है, वाई एक्सिस पर V ले लिया, एक्स एक्सिस पर P ले लिया। बेटा प्रेशर इंक्रीज कहां हो रहा है, इस तरफ, तो वॉल्यूम डिक्रीज कहां होगा, नीचे की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वॉल्यूम डायरेक्टली स्ट्रेट आ जाए, इन्वर्स रिलेशन इन दोनों के दरमियान, तो नीचे की तरफ ग्राफ आएगा, ये तो पता है मैं, इन्वर्स रिलेशन में क्या होता है, ग्राफ नीचे की तरफ आता है, लेकिन स्ट्रेट नहीं आएगा बेटा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से कर्व आता है। ठीक है, थोड़ा सा और मैं इसको कर्व कर दूं, ठीक है बेटा। वजह ये होती है कि हर पॉइंट पर जितना प्रेशर बढ़ा उतना ही वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता, और आगे जाके बेटा ये ग्राफ स्ट्रेट हो जाता है। इसकी वजह अभी जब मैं आप लोगों को लिमिटेशंस पढ़ाऊंगा चार्ल्स लॉ और बॉयज लॉ की, तो वहां पर एक्सप्लेन करूंगा कि ये ग्राफ स्ट्रेट क्यों हो जाता है। ठीक है, फिलहाल अभी बॉयज लॉ में आप ग्राफ को याद कर लो बेटा। इस ग्राफ का नाम, यानी इस कर्व का नाम हाइपरबोलिक कर्व होता है, या हाइपरबोला भी कहते हैं इसको। बेटा जितने भी कर्व्स होते हैं वो सर्कल की फैमिली से बिलोंग करते हैं, और सर्कल की फैमिली के बहुत से कर्व्स हैं, सबके डिफरेंट नेम्स हैं। सर्कल खुद एक जो है आपके पास आ जाता है, इसके अलावा कर्व के अंदर हाइपरबोला आता है, पैराबोला आता है, एलिप्टिकल शेप आता है, तो डिफरेंट कर्व्स के नेम हैं। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के अंदर इन कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पहला ग्राफ हो गया। नाउ द सेकेंड ग्राफ, इसको जरा गौर से समझिएगा बेटा। सेकेंड ग्राफ जो हमारे पास है वो है बिटवीन ग्राफ बिटवीन V एंड 1/P, या फिर 1/V एंड P। बेटा कुछ भी आप रख लो, इन दोनों में से फर्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान रखिएगा वॉल्यूम हमेशा कहाँ रहेगा, y एक्सिस पर, प्रेशर हमेशा कहाँ रहेगा, x एक्सिस पर।
देखो v और p के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, v और 1/p के दरमियान रिलेशन क्या है उसको मैं स्टडी यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या लिखा हुआ है, सॉरी, तो आप क्या कहेंगे, क्या पढ़ते हैं बेटा इसको, a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द b, क्लियर है, a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द b। अब अगर मैं क्या करता हूं यहां पर 1/b की जगह c को पुट करता हूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे आप, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द c, ऐसा ही है। सामने जब आता है तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, नीचे होता है तो इनवर्स। बेटा 1/, का मतलब इनवर्स होता है, लेकिन जब डायरेक्टली कह दें तो सामने आ जाता है। तो हम यहाँ a इनवर्सली टू द b पढ़ते हैं, a इनवर्सली टू द 1/b नहीं पढ़ते। यानी अगर 1/b कहूंगा ना तो ये डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा, यानी कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/b, क्योंकि इससे हमने देख लिया 1/b किसके बराबर, c के बराबर रख ले तो दोनों का रिलेशन डायरेक्ट बन गया। तो इसी वजह से 1/b हम नहीं कहते हैं। अगर 1/b पूरा नाम लेंगे तो उससे क्या होगा कि 1/b का मतलब क्या है, आपके पास डायरेक्ट रिलेशन बन गया है। पीछे हमने v एंड p का पढ़ा तो इनवर्स रिलेशन का ग्राफ बनाया था। अब आपके पास p 1/p और v का है या 1/v और p का है, तो अंडरस्टूड है बेटा, इनके दरमियान ग्राफ कैसा होगा, डायरेक्ट होगा। अब जरा देखिएगा कि ग्राफ एक्चुअली हम यहां पर क्या पुट करते हैं और इसका ग्राफ कैसा बनेगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया बेटा, यहां हमेशा v ही रहेगा। अगर v लोगे तो इधर क्या लेना पड़ेगा आपको, 1/p कंप्लीट, और अगर यहां पर 1/v लोगे तो बेटा इधर आपको p लेना पड़ेगा, ताकि रिलेशन दोनों का डायरेक्ट आप लोग शो कर सको। एक को इनवर्स, एक को 1/, में ले रहे हो तो दूसरा आपने नॉर्मल लेना है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना दोनों तरफ 1/p और 1/v ले लिया तो इनवर्स रिलेशन बन जाएगा बेटा, दोनों जब नीचे आ जाएंगे तो इनवर्स बन जाएगा, बल्कि ग्राफ ही कुछ अजीब सा बन जाएगा। वहां हमें ये कंडीशन नहीं देखनी, सिर्फ दो कंडीशन है, v एंड p, और क्या है, v एंड 1/p, या फिर 1/v एंड p, ये आपने याद रखना है। तो बेटा अंडरस्टूड है, सर ग्राफ कैसा बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा तो ग्राफ कहाँ बनेगा बेटा, ऊपर की तरफ, और स्ट्रेट बन जाता है। तो अगर आपसे पूछें कि द ग्राफ बिटवीन v एंड p क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स अ कर्व एंड ऑल्सो नोन एज हाइपरबॉलिक कर्व। बेटा इस कर्व को एक और नाम देते हैं, और करके एक और नाम लिख लेना, आइसोथर्म भी कहते हैं। आइसो का मतलब बेटा कांस्टेंट होता है, थर्म का मतलब टेम्परेचर होता है। हम ये ग्राफ जो प्लॉट कर रहे थे वो क्या था, थर्म कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे थे, तो इसलिए हमने क्या नाम दे दिया इसका, आइसोथर्म। तो ग्राफ बिटवीन v एंड p कर्व है जिसके दो नाम है, हाइपरबॉलिक और आइसोथर्म। ग्राफ बिटवीन v एंड 1/p एंड 1/p एंड v क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब ये कर्व और ये स्ट्रेट, क्योंकि भाई आपके दिमाग में एक सवाल, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई जब स्ट्रेट डायरेक्ट रिलेशन इनका स्ट्रेट बन रहा है तो इनवर्स रिलेशन में नीचे की तरफ डायरेक्ट क्यों नहीं आ रहा है, कर्व क्यों बन रहा है। बेटा इसका जवाब जब मैं आपको लिमिटेशंस पढ़ाऊंगा तब दूंगा, कि ये नीचे की तरफ स्ट्रेट क्यों नहीं आता और वो स्ट्रेट क्यों चला जाता है, यानी वो कर्व क्यों नहीं बनता, ये स्ट्रेट क्यों नहीं बनता। एक सवाल ये भी हो सकता है, दूसरा सवाल ये भी हो सकता है ये कर्व क्यों नहीं बनता है। समझ में आ गई बात। तो बेटा ये आपका था टोटल आपके पास बॉयज लॉ, जिसको मैंने आपको विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता दिया। आप लोगों ने याद भी यहीं तक करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तक याद करना है। लिमिटेशंस जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो फॉर एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए बताऊंगा, और प्लस इसके कुछ फैक्ट्स हैं उनको हम इसको वहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर यहीं तक वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं चार्ट्स और डिस्कस करूंगा, देन उसके बाद हम इस दोनों की लिमिटेशंस को भी स्टडी करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखें अपना, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।